फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम सामान्य हिंदी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। ठीक है, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है मुझे तो थोड़ी ही भूख है, ऑप्शन बी आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, और ऑप्शन सी है अरे बहुत ही सुंदर फूल है, और ऑप्शन डी बच्चे समझदार हो गए हैं। ठीक है, तो प्रविशेषण बताना है कि किसमें प्रविशेषण नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, तो क्या है कि पहला ऑप्शन है कि मुझे तो थोड़ी ही भूख है। इसमें प्रविशेषण क्या होगा, तो इसमें ही क्या है, ये प्रविशेषण है। ठीक है, आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं। ठीक है, तो यहाँ इसमें कौन सा प्रविशेषण होगा, इसमें कौन सा है जो विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है कुछ ज़्यादा, ये क्या है, प्रविशेषण है। ठीक है, इसी तरह ऑप्शन नंबर सी में अरे बहुत ही सुंदर फूल है, इसमें क्या है, इसमें तो इसमें है बहुत ही क्या है, ये प्रविशेषण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में बच्चे समझदार हो गए, इसमें क्या है, प्रविशेषण नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल की स्लैश के, यहाँ पे खाली स्थान है, से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी, और यहाँ पे भी खाली स्थान है, परंपरा रही है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुने। ठीक है, तो ऑप्शन है नवाचारों आहत, ऑप्शन बी है कर्मों अकाट्य, और ऑप्शन सी है विजय अभय, और ऑप्शन डी उपलब्धियों अनूठी। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा वो हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं फिर से। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल की उपलब्धियों 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 से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और अनूठी अनूठी परंपरा रही है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है झूठा सच के लेखक कौन है। झूठा सच के लेखक कौन है हमको बताना है। तो ऑप्शन है यशपाल, ऑप्शन बी है विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन सी है मैथिली शरणगुप्त, और ऑप्शन डी है कबीर। तो झूठा सच के लेखक कौन है, तो झूठा सच के लेखक हैं यशपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है सियार का गुण स्वभाव, यहाँ पे खाली स्थान है और यहाँ पे भी खाली स्थान है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुनना है। ठीक है, तो ऑप्शन है सुस्त मूर्ख, ऑप्शन बी है धूर्तता चालाकी, ऑप्शन सी है गंदा विभत्स, और ऑप्शन डी है सफ़ेद चालाक। तो सियार का गुण स्वभाव क्या होता है, धूर्तता होता है, धूर्तता और चालाकी है, धूर्तता और चालाकी है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है थोथा चना बाजे घना मुहावरे का अर्थ चयन करें। ठीक है, थोथा चना बाजे घना मुहावरे का अर्थ हमको बताना है। तो ऑप्शन ए दिखावा, बहुत करना परंतु सार न होना, ऑप्शन बी है बहुत आवाज करना, और ऑप्शन सी है चने रूपी खिलौने से खेलना, और ऑप्शन डी है चने को बजाना। तो थोथा चना बाजे घना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा कि दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, कौन नहीं है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, ऑप्शन बी है सैकड़ों लोग मारे गए, और आप कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, और ऑप्शन डी है चाय में 50 ग्राम चीनी डालना, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। तो हमको बताना है कि कौन इसमें क्या है, निश्चित क्या है, निश्चित सॉरी कौन इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है कि जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध हो
उसे हम क्या बोलते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसको लिख देते हैं हम। जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध हो उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्या है कि सैकड़ों लोग मारे गए। ठीक है, सैकड़ों लोग मारे गए, इसमें क्या है, इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। ठीक है, ये क्या है, इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, इसमें कौन सा विशेषण होगा? तो इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, क्योंकि इसमें संख्या का क्या है, संख्या निश्चित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिया है का बहुवचन हमको बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए है मैंने आम ले लिए हैं, ऑप्शन बी है मैंने आम लिए हैं, और ऑप्शन डी है हमने आम ले लिया है, और ऑप्शन डी है हमने आम ले लिए हैं। तो मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? तो इसका बहुवचन होगा कि मैंने आम ले लिए हैं। मैंने आम ले लिए हैं, ये क्या है, इसका बहुवचन होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है दिए गए विकल्प में से सही वाक्य चुनिए। ठीक है, दिए गए विकल्प में से सही वाक्य हमको बताना है कि कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए तीन नगर का नाम बताइए, ऑप्शन बी है तीन नगरों का नाम बताइए, ऑप्शन सी है तीन नगरों के नाम बताइए, और ऑप्शन डी है तीन नगर के नाम बताइए। तो इसमें सही वाक्य हमको बताना है। तो सही वाक्य इसमें क्या होगा? तो इसमें सही वाक्य क्या होगा? तो सही वाक्य होगा कि तीन नगरों के नाम बताइए। ठीक है, तीन नगरों के नाम बताइए, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है मिलजुल मिलजुल मन किसकी रचना है? अगला है मिलजुल मन किसकी रचना है, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए मृदुल गर्ग, ऑप्शन बी है चित्रा मुगदल, और ऑप्शन सी है ममता कालिया, और ऑप्शन डी है नासिरा शर्मा। तो मिलजुल मन किसकी रचना है, हमको बताना है। तो मिलजुल मन किसकी रचना है? तो ये मृदुला गर्ग की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु, यहाँ पे खाली स्थान है, के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग, यहाँ पे भी खाली स्थान है, किया था। ठीक है, तो रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुनना है हमको। तो ऑप्शन है पारने रचना, ऑप्शन बी है लागने ध्यान, ऑप्शन सी है निर्माण स्थापित, और ऑप्शन डी है जोड़ने पूजा। ठीक है, तो क्या है कि यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु, श्री राम ने सेतु निर्माण, यहाँ पे क्या होगा, निर्माण होगा। सेतु निर्माण के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग शिवलिंग स्थापित किया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ हमको बताना है। तो ऑप्शन है लाल और पीला रंग डालना, ऑप्शन बी है बिल्कुल बदल जाना, ऑप्शन सी है बहुत क्रोध करना, और ऑप्शन डी है अत्यधिक घमंड होना। तो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा कि बहुत क्रोध करना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द का हमको बताना है कि कौन स्त्रीलिंग शब्द इसमें है। तो ऑप्शन ए छात्र, ऑप्शन बी है राजन, ऑप्शन सी है सागर, और ऑप्शन डी है अग्रजा। तो स्त्रीलिंग इसमें कौन सा होगा? तो स्त्रीलिंग क्या है, अग्रजा क्या है, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अग्रजा मतलब होता क्या है? तो इसका मतलब होता है कि बड़ी बहन, का मतलब होता है बड़ी बहन। तो स्त्रीलिंग होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी अग्रजा क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। छात्र क्या है, ये पुल्लिंग है, राजन क्या है, ये भी पुल्लिंग है, सागर क्या है, ये भी पुल्लिंग है। ठीक है, अग्रजा ये स्त्रीलिंग है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे निरंतर यहाँ पे खाली स्थान करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन ए प्रयास, ऑप्शन बी हंगामा, ऑप्शन सी है चित्कार, और ऑप्शन डी है कार्य। तो निरंतर निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है, यहाँ पे क्या होगा,
प्रयास होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है दिए गए विकल्प में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य हमको बताना है कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए मोर का पंख सुंदर होता है, ऑप्शन बी है मोर के पंख सुंदर होते हैं, और ऑप्शन सी है मोरों के पंख सुंदर होता है, और ऑप्शन डी है मोरों के पंख सुंदर होते हैं। तो इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो इसमें शुद्ध वाक्य होगा क्या है कि मोर के पंख सुंदर होते हैं, मोर के पंख सुंदर होते हैं, ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है जटिल का अर्थ बताइए। ठीक है, जटिल का हमको अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए असंभव, ऑप्शन बी है पेचीदा, ऑप्शन सी है व्यर्थ, और ऑप्शन डी है गंदा। तो जटिल का अर्थ क्या होगा? तो जटिल का अर्थ होगा क्या है? पेचीदा, ये होगा जटिल का अर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। असंभव का क्या होगा? तो असंभव का होगा, असंभव का होगा कि जो हो नहीं सकता, उसका असंभव का अर्थ क्या होगा? जो हो नहीं सकता। ठीक है, व्यर्थ का क्या होगा? तो व्यर्थ का होगा बेकार, व्यर्थ का बेकार। गंदा का क्या होगा? तो गंदा का होगा मैला, मैला या इसी को अपवित्र कहते हैं, अपवित्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है, अगला है जिंदगी नामा के लेखक कौन है। ठीक है, जिंदगी नामा के लेखक कौन है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए कृष्णा सोबती, ऑप्शन बी है कालिदास, ऑप्शन सी है केदारनाथ सिंह, और ऑप्शन ए कैफी आजमी। तो जिंदगी नामा के लेखक कौन है? तो जिंदगी नामा के लेखक हैं कृष्णा सोबती। ये क्या है? ये जिंदगी नामा के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है ब्रह्मा, यहाँ पे खाली स्थान है, महेश, ये तीनों जगत का ये तीनों यहाँ पे खाली स्थान है, जगत का संचालन करती हैं। ठीक है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा होगा? ठीक है, तो ऑप्शन ए विष्णु शक्तियाँ, ऑप्शन बी है कृष्ण देवियाँ, ऑप्शन सी है ऋषि देवता, और ऑप्शन डी है शिव भगवान। तो यहाँ पे क्या होगा? तो क्या है कि यहाँ पे कि ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु, विष्णु महेश, ये तीनों क्या है? ये तीनों शक्तियाँ, ये तीनों शक्तियाँ जगत का संचालन करती हैं। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है पुष्कर का अर्थ बताइए। ठीक है, पुष्कर का अर्थ बताइए। तो ऑप्शन ए ट्रेन का नाम, ऑप्शन बी है सरोवर, ऑप्शन सी है नदी का नाम, और ऑप्शन डी है मूसक। तो पुष्कर का अर्थ क्या होगा? पुष्कर क्या अर्थ होगा? सरोवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है अध्यापिकाएं, इस शब्द में, इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन करें। ठीक है, अध्यापिकाएं का हमको संधि विच्छेद बताना है कि क्या होगा। वचन के आधार पर आपको बताना है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन है अध्यापिका प्लस ए, ऑप्शन बी है अध्यापिका प्लस ए, और ऑप्शन सी है अध्यापिका प्लस इकाएँ, और ऑप्शन डी है अध्यापिका प्लस ए। तो क्या है कि वचन के आधार पर इसका हमको संधि विच्छेद बताना है। ठीक है, तो वचन के आधार पर इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा अध्यापिका और प्लस ए, ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है रेहन पर रख दो, रेहन पर रख दो किस लेखक का उपन्यास है? तो ऑप्शन है गोविंद मिश्र, ऑप्शन बी है दूधनाथ सिंह, ऑप्शन सी है मैत्रेयी पुष्पा, और ऑप्शन डी है काशीनाथ सिंह। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा कौन, कौन इसके उपन्यास के लेखक हैं? तो वो हैं काशीनाथ सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है वह कार्य बहुत ढंग से करते हैं, वह कार्य बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। वह कार्य बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानना है। तो ऑप्शन ए संभाव्य भविष्य काल, ऑप्शन बी है सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन सी है सामान्य भविष्य भविष्य काल, और ऑप्शन डी है सामान्य भूतकाल। तो वह कार्य बहुत ढंग से करते हैं, इसमें क्या कौन सा काल होगा? तो इसमें होगा सामान्य वर्तमान काल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? ठीक है, हमको बताना है कि उपमा अलंकार में जो उप है उसका अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन ए तौलना, ऑप्शन बी है ऊपर, ऑप्शन सी है समीप, और ऑप्शन डी है बादल। ठीक है, तो उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है?
तो उप का अर्थ होता है समीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है, लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों में से सही उक्ति का चयन करें। ठीक है, लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्प में से उस सही उक्ति का चयन करें। तो ऑप्शन ए लोकोक्ति, ऑप्शन बी है मुहावरा, ऑप्शन सी है सर्वनाम और ऑप्शन डी है विशेषण। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा लोकोक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? ठीक है, पीपर पात सरिस मंडोला में पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? तो ऑप्शन ए साधारण धर्म, ऑप्शन बी उपमेय, ऑप्शन बी है वाचक, ऑप्शन सी है उपमान। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो क्या है कि पीपर पात सरिस मंडोला वाक्य में पीपर पात उपमा क्या है? उपमान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, क्या है? उपमान है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। ठीक है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति के आधार पर सही अलंकार बताना है। तो ऑप्शन ए रूपक अलंकार, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार और ऑप्शन डी उपमा अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें होगा कौन सा? रूपक अलंकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। ठीक है, गाढ़ा शब्द का विलोम बताना है। तो ऑप्शन ए सुख, ऑप्शन बी है पतला, ऑप्शन सी है ढीठ और ऑप्शन डी है गड्ढा। तो गाढ़ा का विलोम क्या होगा? तो गाढ़ा का विलोम होगा पतला। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, गाढ़ा का क्या होगा? तो पतला होगा। सुख का विलोम क्या होगा? तो सुख का विलोम होगा सुख। सुख का विलोम क्या होगा? तो सुख होगा। ढीठ का क्या होगा? तो ढीठ का होगा विनम्र। ढीठ का विनम्र। ठीक है, गड्ढा का क्या होगा? तो इसका होगा समतल। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। ठीक है, पुल्लिंग शब्द बताना है कि इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा। तो ऑप्शन है हंसिनी, ऑप्शन बी है तपस्विनी, ऑप्शन सी है परोपकारिणी और ऑप्शन डी है तेजस्वी। तो इसमें हमको पुल्लिंग शब्द बताना है। तो इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? तो इसमें पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो क्या है कि तेजस्वी। तेजस्वी क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बाकी ये तीनों क्या है? स्त्रीलिंग है। ये तीनों स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। ठीक है, सही वाक्य हमको बताना है। तो ऑप्शन है मैं आपको प्रणाम किया हूँ, ऑप्शन बी है मैंने आपको प्रणाम किया था, ऑप्शन सी है मैं आपको प्रणाम किया था और ऑप्शन डी है मैंने आपको प्रणाम किया था। तो इसमें सही वाक्य क्या होगा? तो इसमें सही वाक्य होगा कि मैंने आपको प्रणाम किया था। मैंने आपको प्रणाम किया था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। ठीक है, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव हमको बताना है। तो ऑप्शन ए परंतु, ऑप्शन बी है थोड़ा, ऑप्शन सी है कुछ और ऑप्शन डी है लेकिन। तो क्या है कि किंचित तत्सम शब्द का, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव क्या होगा? तो इसका तद्भव होगा किंचित मतलब कुछ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। इसका तद्भव क्या होगा? कुछ होगा। अगला है, काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है बड़ा कार्य करना, ऑप्शन बी है गद्दार होना, ऑप्शन सी है भाग जाना और ऑप्शन डी है कलंकित होना। तो क्या है कि काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ होगा भाग जाना। ठीक है, भाग जाना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ है। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ क्या है हमको बताना है। तो ऑप्शन है दान देने से मुक्ति मिलती है, ऑप्शन बी है यज्ञ करने से वैकुंठ मिलता है, ऑप्शन सी है मूर्ति पूजा से मोक्ष मिलता है और ऑप्शन डी है अपने किए का फल भोगना। तो अपनी करनी पार उतरनी इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इस लोकोक्ति का अर्थ होगा क्या है? अपने किए का फल भोगना। ठीक है, अपने किए का फल भोगना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है। ठीक है, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तो ऑप्शन है तद्भव, ऑप्शन बी है तत्सम, ऑप्शन सी है शंकर और ऑप्शन डी है ये सभी। ठीक है, तो विसर्ग का प्रयोग किस में नहीं होता है? तो क्या है कि विसर्ग का प्रयोग तद्भव में भी नहीं होता है, तत्सम में भी नहीं होता है और शंकर में भी नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्या है कि कौन सा ऑप्शन? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी
ये सभी क्या है, इन सब में क्या है, विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे अधोलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ठीक है, अधोलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए तस्कर, ऑप्शन बी है ध्यान, ऑप्शन सी है बोध और ऑप्शन डी है हाथ। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? नहीं है हमको बताना है। तो कौन नहीं है इसमें? तो इसमें क्या है कि हाथ क्या है, ये तत्सम नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये तद्भव है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये क्या है, ये तद्भव है। हाथ क्या है, तद्भव है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो के लिए एक शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए अजानुबाहु, ऑप्शन बी है अनजान बाहु, और ऑप्शन डी है समबाहु, और ऑप्शन डी है अग्रबाहु। तो क्या है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको अजानु, अजानु बाहु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से पर्यायवाची युग्म के संदर्भ में गलत है। ठीक है, तो बताना है कि पर्यायवाची युग्म के संदर्भ में कौन गलत है। तो ऑप्शन है आँख चक्षु, ऑप्शन बी है इंद्र सुरपति, ऑप्शन सी है गदहा वैशाख्य नंदन, और ऑप्शन डी है आकाश जलद। तो इसमें पर्यायवाची युग में कौन संदर्भ गलत होगा, गलत है, वो हमको बताना है। तो कौन गलत है इसमें? तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, ये गलत है। आकाश, आकाश का क्या, आकाश, आकाश मतलब क्या होता है, आसमान होता है। और जलद मतलब क्या होता है? तो जलद मतलब होता है बादल। जलद मतलब क्या होता है, बादल, और आकाश मतलब आसमान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? ठीक है, हमको बताना है कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है। तो ऑप्शन है मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, ऑप्शन बी है मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है, और ऑप्शन सी है मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है, और ऑप्शन डी है मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। तो इसमें हमको त्रुटिहीन सब बताना है वाक्य कि कौन सा त्रुटिहीन वाक्य होगा। तो कौन होगा इसमें? तो क्या है कि इसमें कौन सा त्रुटिहीन होगा? तो ये होगा कि मेरे घर के पास पान की दुकान, पान की एक दुकान है। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। ठीक है, हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। तो ऑप्शन ए है देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन बी है गोपाल राम गहमरी, और ऑप्शन सी है जी पी श्रीवास्तव, और ऑप्शन डी है सुदर्शन। तो हिंदी में क्या है कि जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक कौन है, कौन रहे हैं, वो हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। प्रच्छन्न शब्द का विलोम बताना है। तो ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी है प्रतिपन्न, और ऑप्शन डी है अप्रतिबद्ध, और ऑप्शन डी है गौण। तो प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या होगा? तो प्रच्छन्न शब्द का विलोम होगा प्रतिपन्न। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है, द्विगु समास का उदाहरण कौन नहीं है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए चौगुना, ऑप्शन बी है चौमासा, ऑप्शन सी है त्रिफल, और ऑप्शन डी है चंद्रमुख। ठीक है, तो द्विगु समास का क्या है हमको बताना है कि कौन उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो कौन नहीं है? तो चंद्रमुख क्या है, ये द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है, यह किसका है? तो ये कर्मधारय समास का है। कर्मधारय, कर्मधारय समास का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है जिसकी जड़ न हो के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसकी जड़ न हो के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। तो ऑप्शन है जंगम, ऑप्शन बी है स्थावर, ऑप्शन सी है निर्मूल, और ऑप्शन डी है जड़ित। तो इस जिसकी जड़ न हो उसके लिए क्या है, उपयुक्त शब्द बताना है। तो क्या होगा? तो ये होगा निर्मूल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? ठीक है, हमको बताना है कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। तो ऑप्शन है कर्म विद्या, ऑप्शन बी है दधि भात, ऑप्शन सी है मत्स्य रुग, और ऑप्शन डी है ज्ञान क्षेत्र। तो कौन इसमें क्या है, तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है आपको बताना है। तो कौन नहीं है इसमें? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी दधि भात। ये क्या है, तत्सम शब्द की जोड़ी युग्म नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है अति उपसर्ग का अर्थ है। अति उपसर्ग का अर्थ है हमको बताना है। तो ऑप्शन है बाहुल्य, ऑप्शन बी है समीप्य, ऑप्शन सी है पीछे, और ऑप्शन डी है और।
तो क्या है कि अति उपसर्ग का क्या हमको बताना है, अर्थ बताना है। तो अर्थ इसका क्या होगा, तो अति उपसर्ग का अर्थ होगा बाहुल्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रतिकूल का विलोम शब्द है, प्रतिकूल का विलोम शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए समान, ऑप्शन बी है प्रतिदर्श, ऑप्शन सी है अनुकूल और ऑप्शन डी है अनुसार। तो प्रतिकूल का विलोम क्या होगा, तो प्रतिकूल का विलोम होगा अनुकूल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, विष्णु का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए कमलेश, ऑप्शन बी है कमलाकांत, ऑप्शन सी है कमलापति और ऑप्शन डी है कमलासन। तो विष्णु का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है हमको बताना है। तो कमलासन क्या है, ये विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, कमलासन ये क्या है, विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये किसका पर्यायवाची है, तो ये ब्रह्मा का पर्यायवाची है। ठीक है, ब्रह्मा का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है अनुरोध आग्रह शब्द युग में अनुरोध का अर्थ होता है विनय पूर्वक याचना करना। तो आग्रह का अर्थ, आग्रह का आग्रह का आशय होगा। ठीक है, हमको बताना है कि आग्रह का क्या अर्थ होगा। तो ऑप्शन ए है अधिक भावना से उद्भुत याचना, ऑप्शन बी है अधिक भावना से हृदय याचना करना, हृदय याचना करना और ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है अधिकार भावना को स्वीकार करना और ऑप्शन डी है अधिकार भावना की कदापि उपेक्षा न करना। तो अनुरोध, अनुरोध का अर्थ होगा विनय पूर्वक याचना करना और हमको बताना है कि आग्रह का आशय क्या होगा। तो आग्रह का आशय क्या होगा, तो आग्रह का आशय होगा कि अधिकार भावना से उद्भूत याचना। ठीक है, अधिकार भावना से उद्भूत याचना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से विशेष चुनिए। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें विशेष कौन सा है। तो ऑप्शन है आकाशीय, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी आराध्य और ऑप्शन डी आश्रित। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, तो हमको इसमें विशेष से बताना है। तो विशेष कौन सा होगा इसमें, तो ये होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आकाश क्या है, ये विशेष से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, क्या तुमने खाना खा लिया किस प्रकार का वाक्य है, क्या तुमने खाना खा लिया किस प्रकार का वाक्य है। तो ऑप्शन है सरल वाक्य, ऑप्शन बी है प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्शन सी है इच्छावाचक वाक्य और ऑप्शन डी आज्ञावाचक वाक्य। तो क्या तुमने खाना खा लिया, यह क्या है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, हमको बताना है कि जो नहाकर है ये किस क्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए संयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन सी है द्विकर्मक क्रिया और ऑप्शन डी है पूर्वकालिक क्रिया। तो क्या है कि उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर क्या है, ये पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। ठीक है, उसको बताना है कि निम्नलिखित में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। तो ऑप्शन ए चाचा, ऑप्शन बी है बहन, ऑप्शन सी है कोयला कोयल और ऑप्शन डी है भैंस। तो क्या है, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो क्या ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे इसमें क्या है कि कोयल, कोयल का क्या है कि कोयल का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। तो ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी है ऑप्शन बी है जातिवाचक, ऑप्शन सी है भाववाचक और ऑप्शन डी है समूहवाचक। तो राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, तो राज्यपाल में क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें।